हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन से क्राइटेरिया में हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एनिमल को कैसे अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग फैमिली में या ऑर्डर में आप उसे कैसे रखते हैं, क्या क्या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का, उसकी कौन कौन से फिजियोलॉजी का पार्ट कंसिडर करते हैं उसे क्लासिफिकेशन के लिए। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे कहते हैं निडेरिया भी। ठीक है, तो दिस इज अ सेकेंड फाइलम। पहला फाइलम हमने क्या पढ़ा था? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब कि पोर बियरिंग एनिमल। तो ये है हमारा सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया। निडेरिया इसका नाम क्यों पड़ा है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब हम देखेंगे इसका यूनिक फीचर। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि यूनिक फीचर क्या होता है। ऐसा फीचर जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर फाइलम में प्रेजेंट हो और वो फीचर बाकी किसी भी फाइलम में ना प्रेजेंट हो, जो उसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर कहते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा का सबसे पहला चीज़ हम क्या देखेंगे कि इसका बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का है। तो सिलेंट्रेटा सेकेंड फाइलम है। यहाँ पे टिश्यू तो बना है बट अभी तक ऑर्गन प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट विल बी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, बॉडी प्लान। इनका जो बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सैक। सैक मतलब क्या होता है? झोला, बैग, बोरा जो आप कहते हैं कि उसमें एक ही ओपनिंग होती है। आपने देखा होगा, एक तरफ जहाँ से आप सामान डालते हैं और दूसरी तरफ बैग एकदम खाली। तो यहाँ पे हो जाएगा, उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक। मतलब कि एक ही ओपनिंग है, ऐसा टनल जिसकी ओपनिंग कैसी है? एक ही है। तो उसका बॉडी प्लान जो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मतलब क्या है? ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग। मतलब माउथ इज इक्वल टू एनएस। कैसे? सो ये हो गया हमारा बॉडी वॉल और ये हो गया हमारा वॉल ऑफ या इंटरनल वॉल, या आप गैस्ट्रल कैविटी कह सकते हैं, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल। तो ये दो वॉल है और ये क्या है? माउथ है, या आप इसे एनएस भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग है। तो ये हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। थर्ड, सिमेट्री। आप इसे कितने प्लेन में कट कर सकते हैं कि ये दो इक्वल हाफ फॉर्म करे। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी सिमेट्री। सिमेट्री क्या है इसका? रेडियल। रेडियल मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती हो वो इसे कितने हाफ में फॉर्म करेगी? टू इक्वल हाफ में। तो सिमेट्री हो जाएगी इसकी रेडियल। इट फॉर्म टू इक्वल हाफ्स in any plane which passes through the center. जैसे कि मान लीजिए हम एक ये बॉल कंसिडर करते हैं, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से जब ये वाला लाइन फॉर्म पास होगा तभी भी टू इक्वल हाफ हो जाएगा। ये वाला पास होगा, ये भी सेंटर से ही जा रहा है तो ये भी टू इक्वल हाफ पास फॉर्म कर लेगा, ये भी और ये भी। तो ऐसे बॉडी प्लान को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इसकी सिमेट्री हो गई रेडियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हैबिटेट। रहता कहाँ पे है ये?
वैसे तो जितने भी सिलेंट्रेटा है सारे के सारे मराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिलेंट्रेटा है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इसका हैबिटेट तो होगा एक्वेटिक, पानी में तो सारे रहते हैं, लेकिन जब आप एक्वेटिक की बात करते हो तो वहां पे दो ऑप्शन आता है, एक मराइन, मोस्टली, यहां पे वर्ड मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शन, मोस्टली। एंड जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम वो सारे क्वेश्चन ईदर एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं या फिर वो एक्सेप्शंस के ऊपर होते हैं। सो एक्सेप्शन है हमारा कुछ फ्रेश वाटर, एंड फ्रेश वाटर का जो एग्जाम्पल है यू ऑल आर वेरी फैमिलियर, क्योंकि आपने उसे बहुत बार पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, फिर आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा है ना, जिसमें बर्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये जो है हाइड्रा। सो आई होप यू ऑल नो नाउ दैट हाइड्रा इज एनिमल। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि हाइड्रा क्या होता होगा, एक तरह का प्लांट होता होगा, बट हाइड्रा इज एनिमल, इट इज वन सिलेंट्रेटा एंड इट इज फ्रेश वाटर एनिमल। तो ये हो गया हमारा हाइड्रा, तो ये इसका हो गया हैबिटेट। नेक्स्ट, इसका जो बॉडी फॉर्म होता है वो दो तरह का होता है, और ये रहता कहाँ पे है तो उसका वो हम हेडिंग्स पढ़ते हैं हैबिट के अंदर। मतलब ऐसे जब मैं बोलूँ तो ऐसा, बट सर जब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ तो मैं यहीं से ही बोलना शुरू करूँगी ना। तो यहाँ से मैं ना बोलूँ, यहीं से बोलूँ। हाँ, ये 1 2 3 ठीक है, ठीक है सर। बाकी सब ठीक है? है? सिमेट्री की स्पेलिंग SYMMETRY, सिमेट्री। सच में? ठीक है, अब मुझसे पूछोगे ना स्पेलिंग तो मैं सही बोल दूंगी, लिखते वक्त गॉड नोज व्हाट हैपेंस विद मी। ठीक है, क्या पढ़ा रही थी मैं? ओके, हैबिट्स। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी हैबिट। हैबिट में हम इसका 2 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला कि इसके कुछ जो एनिमल होते हैं वो बिल्कुल सॉलिटरी होते हैं, वो अकेले रहते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते, एक तो ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा, कुछ जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो होते हैं वो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट होते हैं, मतलब वो मूव ही नहीं करते, उनके पास आप कह सकते हैं कि लोकोमोशन उनके अंदर बहुत कम होता है, एक ही जगह पे वो चिपक के रहते हैं। तो ऐसे एनिमल जो एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते, उनको लिए वर्ड यूज किया जाता है सिडेंट्री। सिडेंट्री फॉर्म, नो मूवमेंट, अटैच टू द सबस्ट्रेटम। वर्ड सबस्ट्रेटम सरफेस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम अगर आपको नहीं याद हो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इट मीन्स सरफेस। तो इसका जो एग्जाम्पल है अगेन यहाँ पे हाइड्रा ही आएगा, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा हाइड्रा। और ये जो एनिमल है एक ही जगह पे अटैच रहता है, इसका जो बॉडी फॉर्म है हमेशा सिलिंड्रिकल होता है, राउंड नहीं होता। और अगेन सेम इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। आपने हाइड्रा का डायग्राम कई बार ड्रॉ किया है और आपको पता होगा कि जब भी हम हाइड्रा ड्रॉ करते हैं हम इसको पाइनएप्पल के शेप में ड्रॉ करते हैं, और पाइनएप्पल कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। तो ये सिडेंट्री फॉर्म होता है, सिलिंड्रिकल होता है,
ऐसा सिलेंट्रेटा जो एक जगह पे अटैच हो, सिलेंड्रिकल फॉर्म हो, उसका नाम होता है पॉलिप। क्या कहते हैं उसे? पॉलिप। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिलेंट्रेटा विच इज अटैच टू वन सरफेस एंड हैज सिलेंड्रिकल शेप, तो इट हैज पॉलिप बॉडी फॉर्म। यहाँ पे भी एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रा। कुछ होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो फ्लोट होते हैं। अगेन इसका एग्जांपल बहुत कॉमन है, जेलीफिश। आपने देखा होगा जो उसके बॉडी से एकदम सर्टेन कलर का रेडिएशंस एमिट होता है। तो सर्टेन, सम आर मोटाइल, तो इसमें आ जाएगा मेड्यूसा। मेड्यूसा जो होता है मोटाइल होता है, जैसे यहाँ का बॉडी शेप जो है सिलेंड्रिकल है और इसका जो बॉडी शेप होता है वो छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह होता है। तो इट हैज अम्ब्रेला शेप। एग्जाम्पल है जेलीफिश। ठीक है, इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब कुछ ऐसे सिलेंट्रेटा होते हैं जो सॉलिटरी होते हैं, जो अकेले होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला हैबिट, अटैच होते या नहीं। दूसरा हैबिट है सॉलिटरी है या कॉलोनियल। सॉलिटरी या कॉलोनियल। सॉलिटरी में अगेन एग्जांपल है हाइड्रा। Why it is solitary? Because it stays alone, अकेला रहता है। कॉलोनियल में भी ऑप्शन होता है कि एक ही तरह का एनिमल, मतलब कि अगर हाइड्रा है तो सारे जो होंगे वो सिर्फ हाइड्रा ही होगा, या फिर उसके साथ कई और तरह के भी सिलेंट्रेटा होते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि ऐसी कॉलोनी जिनमें एक से ज़्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं और साथ में एक दूसरे को हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे लाइक नेबर, कि आपके नेबर जो है आपको आपके काम में हेल्प करे, वैसे। तो कॉलोनियल जो है एक होता है कि एक ही तरह का, या एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो दो तरह का होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में जो है एग्जाम्पल आ जाएगा, एक सिलेंट्रेटा है जिसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया एंड फाइसेलिया दो सिलेंट्रेट्स हैं। दोनों क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे दोनों साथ में मिलजुल के रहते हैं। एक तो होगा मोनोमॉर्फिज्म, मतलब ऐसी कॉलोनी जहाँ पे एक ही तरह का एनिमल रहता हो, और दूसरा हो जाएगा कॉलोनियल पॉलीमॉर्फिज्म, जो शो करता है ओबेलिया एंड फाइसेलिया। तो ये दोनों जो है क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पे दोनों साथ में एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं। एंड मोनोमॉर्फिज्म में आप ओबेलिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओबेलिया अकेला भी रहता है और पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है। तो ये इसके हैबिट्स में हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा इसके डायग्राम्स एंड बॉडी फॉर्म। जैसा कि हमने देखा है इसके बॉडी फॉर्म कितने होते हैं? 2। बॉडी फॉर्म 2। एक तरफ हम लिख देते हैं पॉलिप, एक तरफ लिख देते हैं मेडूसा। ये जो है पॉलिप फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और जो डायग्राम है ये किसका है? हाइड्रा है। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नॉट द एक्चुअल फिजियोलॉजी। अब ये जो है इसका एक ही ओपनिंग है, तो आप इसे माउथ भी मान सकते हैं या एनएस भी मान सकते हैं। तो दिस विल बी माउथ / एनएस। इसके नीचे एक उठा हुआ हिस्सा होता है, माउथ के पास होता है, इसे कहते हैं हाइपोस्टोम। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के पास ही एक लंबा लंबा रेशे जैसा स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसे कहते हैं टेंटिकल्स। तो ये क्या है? टेंटिकल्स, जो इसके पास प्रेजेंट होता है।
टेंटिकल्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसका खास फीचर है और इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है निडेरिया। ये जो आप स्ट्रक्चर जो इसके पूरे टेंटिकल्स के ऊपर और बॉडी सरफेस के ऊपर देख रहे हैं, इसका नाम है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट के ऊपर ही नाम इसका पड़ा है निडेरिया। इसको निमेटोसाइट भी कहते हैं या निमेटोसिस्ट, निमेटोब्लास्ट। इट हैज़ मैनी डिफरेंट नेम। तो आपके सारे नाम याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी के ऊपर भी पूछ सकता है, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। नीडोब्लास्ट का खास फंक्शन क्या है, तो पहले उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ी देर बाद जब मेड्यूसा हो जाएगा एंड देन यू विल नो द फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट। अब आप इसके अंदर एक खाली कैविटी देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो खाली कैविटी है इसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या वेस्कुलर मतलब, वेस्कुलर वर्ड हमेशा उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट, राइट? 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो आपने वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में आपने टिश्यू पढ़ा है ना, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो आपने प्लांट टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स पढ़ा है जिसमें आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा था। तो जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे ये क्या करता है, प्लांट में पानी और फूड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही ह्यूमन में ब्लड वेसल, वेस्कुलर, वो क्या है, हमारा आर्टरी और वेन। तो कोई भी चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसके लिए वर्ड जो होता है वो होता है वेस्कुलर। ये जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, एक स्पेस है, एक होल है जिसमें वाटर आता है और ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। तो ये जो कैविटी है इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इसे सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। इसी सिलेंट्रॉन के ऊपर इसका नाम पड़ा है सिलेंट्राटा। तो ये हो गया हमारा डायग्राम ऑफ पॉलिप। मेडुसा एज आई सेड अम्ब्रेला शेप का होता है। सो दिस इज अम्ब्रेला शेप बॉडी ऑफ मेडुसा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज जेलीफिश। यहाँ पे भी इसके पूरे बॉडी पे आप तो इसके बॉडी पे थ्रू आउट आप जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है नीडोब्लास्ट को, वैसे ही इसके बॉडी पे भी थ्रू आउट प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट। सो दिस इज नीडोब्लास्ट जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। तो ये जो है इट इज़ अ फ्री फ्लोटिंग फॉर्म, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म था? दिस इज पॉलिप है, तो ये है सिडेंट्री फॉर्म। सिडेंट्री मतलब एक जगह पे अटैच रहता है। ये हो गया इसका स्पेस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन, जो जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोम के ऊपर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट लिख लेते हैं पहले। सारे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। पहला पॉइंट सिडेंट्री, सिलिंड्रिकल इन शेप, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअल। सो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम टाइम ये सॉलिटरी रहता है, तो इट इज सॉलिटरी ऑल्सो, अकेला रहता है। हमने देखा था ना कि कॉलोनी में रहता है सॉलिटरी, तो सॉलिटरी में एग्जाम्पल किसका था? हाइड्रा का। तो सॉलिटरी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ सिडेंट्री है तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक उसका उल्टा फ्री फ्लोटिंग। यहाँ पे शेप था सिलेंड्रिकल, यहाँ पे हो जाएगा अम्ब्रेला। एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एक और चीज़, जितनी बार भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैक्सिमम टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
फेवरेबल कंडीशन होता है। जब कंडीशन फेवरेबल हो, एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक हो, उस वक्त रिप्रोडक्शन क्या होता है, दैट टाइम इट इज़ एसेक्सुअल। लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, एनवायरमेंटल कंडीशन ग्रोथ के लिए सही ना हो, उस वक्त जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। इसका जो बहुत डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, जब आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर फेवरेबल, मोर इम्पॉर्टेंट देन द एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉलोनियल। कॉलोनियल में भी दो तरह का होता है, हमने ऑलरेडी देखा है। सिंगल कॉलोनी होती है एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का, जैसे ओबेलिया या ओबेलिया और फाइसेलिया दोनों साथ में एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं। ऐसे कॉलोनी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि वहाँ पे दो तरह के, दो अलग अलग अपीयरिंग दिखने वाले ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। तो ये हो गया कॉलोनियल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। एनोबेलिया। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा को और क्या कहते हैं, ऑरेलिया। आई नो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है उसका नाम आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपने पहली बार सुना है। लेकिन जब आप इसे बार बार रीड करने लगेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल किंगडम के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड ही होता है। तो आई नो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया इनका डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म। नाउ लेट्स स्टडी सम मोर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिलेंट्रेटा। तो एक तो ये पढ़ लेते हैं हम, सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट एक बार आप लिख लें। इट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, has single opening, that is mouth is equal to anus। एक और पॉइंट है हाइपोस्टोम, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था जिसके ऊपर टेंटिकल अराइज हुआ था। हाइपोस्टोम से ही टेंटिकल्स अराइज होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टेंटिकल्स कहाँ अराइज होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इट विल बी ऑलवेज हाइपोस्टोम। एक उठा हुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से टेंटिकल्स अराइज होता है। तो टेंटिकल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम हियर, ऑलवेज। नाउ विल बी स्टडिंग कि इसका नाम नीडोब्लास्ट क्यों पड़ा, निडेरिया क्यों पड़ा। सिलेंट्रेटा किसके ऊपर पड़ा था, सिलेंट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सो लेट्स स्टडी निडेरिया का नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट। ये जो है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो काम आता है डिफेंस और ऑफेंस में। जब भी सिलेंट्रेटा को अपना खाना ऑब्टेन करना होता है और उसके पास से कोई ऑर्गेनिज्म जब पास होता है तो अपने टेंटिकल्स के ऊपर, जैसे हमने क्या ड्रॉ किया था, टेंटिकल्स ऐसा, और टेंटिकल्स के ऊपर हमने ये छोटे छोटे ऐसे नीडोब्लास्ट ड्रॉ किया था। तो ये जो, अगर मैं इसका जूम, अगर मैं इसको करूँ और डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये जो है दिस इज कैप्सूल स्ट्रक्चर, अंदर वाला है ये कैप्सूल है, और इस कैप्सूल को बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये इट इज नीडोसील। ये काम कैसे करता है, सिंस आप देख रहे हैं कि इसके बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही कोई एनिमल पानी में प्रेजेंट होता है इसके पास से तैरता हुआ जाएगा। अब ये वाटर के करंट से सेंस कर लेता है कि कोई एनिमल उसके पास आ रहा होता है, तो ये क्या करता है, नीडोसील से जैसे ही वो एनिमल टकराता है, नीडोसील जो है वो टच सेंसिटिव है, तो दिस इज टच सेंसिटिव। तो नीडोसील क्या है, बाय नेचर टच सेंसिटिव है। तो जैसे उससे टकराया, उसने सेंस कर लिया किसी ने उसे टच किया है, तो उसका सिग्नल जो है वो इसे भेज देता है। किसे भेज देता है,
निमेटोसिस्ट को या निमेटोब्लास्ट को या नीडोब्लास्ट को। तो वहाँ पे जैसे उसने उसको भेजा वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास ये आप जो देख रहे हैं दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कैप्सूल है इसके अंदर एक टॉक्सिन स्टोर होता है जिसे कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन। तो निमेटोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हिप्नोटॉक्सिन। वो किससे अटैच है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है और उसके पास क्या प्रेजेंट है? निडोसिल। तो एनिमल पास में आता है, वो निडोसिल को टच करता है, निडोसिल ने सेंस किया उसे, उसका सिग्नल वो निमेटोसाइट को भेज देता है। निमेटोसाइट के अंदर कैप्सूल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हिप्नोटॉक्सिन जो उसे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू बाहर की तरफ भेज देता है। आप जो इसे देख रहे हैं ये इन्वर्टेड है, ये अटैक सिचुएशन में बिल्कुल बाहर की तरफ हो जाता है। थ्रेड जो है ये उल्टा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ये थ्रेड जो है पूरा बाहर की तरफ चला जाएगा ऐसा। ठीक ऐसा। तो यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कहाँ चला जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। और ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ होगा और ये एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर देगा टॉक्सिन को, टॉक्सिन उसके अंदर चला जाएगा। जैसे ही एनिमल के अंदर टॉक्सिन चला जाता है ये पैरालिटिक होता है, शॉक क्रिएट कर देता है एनिमल के अंदर। एनिमल जो है टेम्परेली पैरालाइज हो जाता है और सिलेंट्रेटा उसका एडवांटेज लेके अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है तो वहाँ से वो भाग जाएगा और अगर उसे अपना खाना चाहिए होगा एज अ ऑफेंस तो उसे वो किल कर देगा और उसे खा जाएगा। सो दिस इज हाउ निडोब्लास्ट इज यूज्ड इन ऑफेंस एंड एज वेल एज इन द डिफेंस ऑल्सो। सो इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है, एक इसे निमेटोसाइट कहते हैं, दूसरा इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है निडोसिल टच सेंसिटिव होता है। टॉक्सिन इन निमेटोब्लास्ट इज हिप्नोटॉक्सिन। इसका नेचर क्या है? पैरालिटिक, शॉक कॉज करता है। कहाँ यूज होता है? दिस इज ऑर्गन विच इज यूज्ड इन ऑफेंस एज वेल एज इन डिफेंस। So this is very very important. It is unique feature of Coelenterata. You should remember it. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूनिक फीचर ऑफ Coelenterata. तो यहाँ पे हमने निमेटोब्लास्ट भी खत्म कर लिया। Now we will be studying one more very important and distinguishing feature of this phylum, that is metagenesis. Word meta जो होता है वो it is means change। मैंने पहले भी मेरे फर्स्ट क्लास में आपको बताया है कि बायोलॉजी इज अ वर्ड गेम। जब भी आप किसी भी वर्ड का मतलब समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी ये निमेटोब्लास्ट है, निमेटो मतलब स्टिंजिंग सेल भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये टॉक्सिन को अंदर की तरफ घुसा देता है नीडल की तरह और वहाँ पे टॉक्सिन के अंदर इंजेक्ट कर देगा और वो पैरालाइज हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड। तो सिमिलरली मेटाजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कि जनरेशन या बनाना, कुछ सिंथेसाइज करना, और मेटा मतलब हो गया चेंज। तो चेंज इन जनरेशन। तो इसके अंदर एक खास बात ये होता है कि जैसे हमने देखा इसका कितना बॉडी फॉर्म होता है? दो, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो देयर इज सम वेरी यूनिक फीचर इन दिस इज कि जब पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली इन फेवरेबल कंडीशन। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ फेवरेबल कंडीशन में, तो पॉलिप किस में बन जाता है? मेड्यूसा में। और जब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तब वो क्या बनाता है? पॉलिप। तो इसे कहते हैं अल्टरेशन इन जनरेशन। एक जनरेशन में वो पॉलिप बनेगा, दूसरे जनरेशन में मेड्यूसा बनेगा, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। एंड दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस, दैट इज चेंज इन द जनरेशन। कि कौन सा फॉर्म परसिस्ट होगा आने वाले जनरेशन में, विदर इट विल बी पॉलिप और विदर इट विल बी मेड्यूसा। मेटाजेनेसिस दैट इज चेंज in
generation. That is change in form या body form of polyp or medusa. This is polyp. Asexual reproduction. Medusa. Sexual reproduction. पॉलिप. तो पॉलिप ने जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो क्या बनाएगा? मेडुसा. और जब मेडुसा ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो क्या बनाएगा? पॉलिप. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ ओबेलिया और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा. ठीक है. एंड दिस इज अबाउट डोमिनेंस. कौन सा जनरेशन ज़्यादा डोमिनेंट है? फॉर्म तो दोनों ही होता है बट एक फॉर्म डोमिनेंट होगा और एक फॉर्म जो होगा वो रिसेसिव प्रेजेंट होगा. तो वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सा फॉर्म डोमिनेंट है और कौन सा फॉर्म रिसेसिव है. और इसी के बेसिस पे सिलेंट्रेटा जो है वो क्लासिफाई भी होता है. सिलेंट्रेटा खुद का बहुत सारे क्लासेस होते हैं जैसे हाइड्रोजोवा हो गया एंड ऑल द डिफरेंट क्लासेस. तो वो किसके बेसिस पे? इसी बेसिस पे कि पॉलिप फॉर्म उसमें प्रेजेंट होता है या मेडुसा फॉर्म उस क्लास के अंदर डोमिनेंट है. कौन सा फॉर्म ज़्यादा देखा जाता है. तो दिस इज द वन एग्जाम्पल मेटाजेनेसिस, दैट इज ऑल्टरेशन इन जनरेशन या चेंज इन द जनरेशन. ठीक है. सेक्सुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडुसा का फॉर्म होगा और पॉलिप का फॉर्म होगा. तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ कुछ और फीचर्स इसके हैं जैसे कि इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है. तो लेट्स स्टडी नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन. डाइजेशन जो होता है इसके अंदर दो तरह का होता है, इंट्रासेल्युलर भी मतलब सेल के अंदर भी और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी. डाइजेशन इज जैसे हमने पॉरीफेरा के अंदर देखा था तो उसमें क्या था? इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर ही सिर्फ डाइजेशन होता था. पर इसके अंदर ऐसा नहीं है. तो इट हैज बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलर, एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब इन गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी. सिलेंट्रॉन जो है उसके अंदर डाइजेशन होगा. और नेक्स्ट जो है वो क्या है? इंट्रासेल्युलर. इंट्रासेल्युलर मतलब होगा, हमने देखा था इसका दो बॉडी वॉल होता है ना. एक आउटर बॉडी वॉल एक्टोडर्मल बॉडी वॉल होगा और एक क्या होगा? एंडोडर्मल. एंडोडर्मल जो इसका बॉडी वॉल है वही क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा या वही क्या होगा? उसके अंदर ही डाइजेशन होगा. तो नेक्स्ट विल बी गैस्ट्रोडर्मल सेल. तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल के अंदर. गैस्ट्रोडर्मल सेल क्या है? ये वो सेल है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी को लाइन करता है, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मल सेल. तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो वेस्कुलर कैविटी के अंदर होगा और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल के अंदर होगा. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये हो गया डाइजेशन. इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा मतलब कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, क्योंकि ये टिश्यू है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता है. और ये रेस्पायर कैसे करेगा? थ्रू द बॉडी सरफेस, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजी होता है कि बाहर से O2 अंदर आ जाए और अंदर का जो CO2 जो इकट्ठा हुआ है वो कहाँ चला जाए? बॉडी के बाहर, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन through body surface by simple diffusion.
डिफ्यूजन मतलब क्या बताया था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऐसे ही एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल का बाहर भेज देना, वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी होता है सेम चीज थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। इसके पास अभी तक कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं बना है। सो अगेन नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। अब इसके पास लेकिन कुछ ऐसा फीचर प्रेजेंट होता है जो पॉरीफेरा के पास नहीं प्रेजेंट था, दैट इज नर्व सेल। ऐसी चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा और क्या सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत बहुत प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है। ये छोटा छोटा नेटवर्क नर्व सेल बनाना शुरू करता है। तो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम सिलेंट्रेटा, नर्व सेल। फॉर्मेशन ऑफ primitive nerve cell start from here। एकदम बहुत बेसिक, बहुत प्रिमिटिव नर्व सेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेल का ही नेटवर्क, सेल ही खाली रहेगा, उसका ही नेटवर्क इसके अंदर फैला हुआ होगा। तो वेरी प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे साइटॉन होगा, इसके नीचे का जो एक्सॉनल पार्ट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो आपस में ऐसे बहुत सारे जो इसका एक्सॉन है वो कंबाइन हो जाएगा, थ्रेड बनाएगा और उसका ही जाला ऐसा बिखरा होगा। इसके अलावा इसको पास स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट जो है एक सेंस ऑर्गन है जो हायर एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो सिलेंट्रेटा क्योंकि फ्लोटिंग है तो उसके अंदर बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो है इट हैज सेंस ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट किसके अंदर काम आता है, बैलेंसिंग, हेल्प इन बैलेंसिंग। It is also present in higher organs। का modified form, थोड़ा और एडवांस फॉर्म हायर एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आखिरी फीचर जो है दैट इज रिप्रोडक्शन। इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो हमने ऑलरेडी देखा है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सबसे पहला हम दो फॉर्म इसका, तो दोनों में अलग अलग रिप्रोडक्शन होगा। पॉलिप एसेक्सुअल, हाइड्रा सेक्सुअल, अनफेवरेबल कंडीशन, सॉरी फेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन, और ये फेवरेबल कंडीशन। बाहर एक गैम्यूल बना लेता है, एक्सोजिनस कैप्सूल बना लेता है, जिसके थ्रू ये प्रोटेक्टेड रहता है अंदर की तरफ। मेड्यूसा मैक्सिमम ये यूनिसेक्सुअल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पहले तो पता होना चाहिए कि एनिमल कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, मतलब हर्माफ्रोडाइट है, तो यूनिसेक्सुअल होता है। उसके बाद पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है कि डायरेक्टली बेबी, जैसे ह्यूमन में क्या होता है कि जब ह्यूमन बर्थ देता है, जब भी किसी बेबी को, न्यूबॉर्न को, इन्फेंट को, तो हमने देखा है कि बिल्कुल हमारे जैसे ही, हमारा मिनी वर्जन होता है। हमारी तरह उसके पास भी दोनों हाथ मिला के 10 उंगलियां प्रेजेंट होती है, फिंगर्स एंड 10 टोज प्रेजेंट होता है, आँख, नाक, कान, बिल्कुल सब कुछ हमारी तरह ही दिखता है, बस हमारा शॉर्ट वर्जन होता है, राइट। बट कुछ एनिमल में जब न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है तो वो अपना एडल्ट फॉर्म लेके नहीं बॉर्न होता है,
वो एक प्रिमिटिव फॉर्म लेके बॉर्न होता है और बॉर्न होने के बाद धीरे धीरे अपने आप को चेंज करता है, जिसे आप मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, चेंज, है ना, आपने पढ़ा है इसको। बटरफ्लाई के अंदर आपने देखा है लार्वा, प्यूपा, देन हमने फ्रॉग के अंदर भी देखा है उसका डिफरेंट फॉर्म। तो ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे न्यूबॉर्न जो बेबी है वो अपने एडल्ट फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट होता है, तब ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो दिस इज इट हैज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि इट हैज़ लार्वा प्रेजेंट होता है। इसका 2 लार्वा है, एक प्लेन्यूला है, एक है इफाइरा। तो इसका 2 लार्वा है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका पार्ट हो गया रिप्रोडक्शन का। दिस इज पॉलीफॉर्म, दिस इज मेड्यूसा। मेड्यूसा में हमने बार एग्जाम्पल देखा है, जेलीफिश। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जेलीफिश। तो इफाइरा जो है, ये वाला जो लार्वा है ये जेलीफिश का ही है, दैट इज ऑरेलिया। और ये वाला जो लार्वा है वो है ओबेलिया। सो दिस इज रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक इसका बचा है, दैट इज एग्जाम्पल्स। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? पॉलीफॉर्म है, मेड्यूसा है, फ्रेश वाटर है या एक्वेटिक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा। ये जो एग्जाम्पल्स है एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जैसे कि ए सेकेंड फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, सेकेंड एंड थर्ड, तो इनकी जो है ये क्लासेस है। क्लासेस आपको नहीं है बिल्कुल भी, बट क्लासेस सिर्फ इसके लिए बताया जाता है ताकि आपको क्लासिफिकेशन के लिए इजी पड़ जाए। जैसे कि ये है हाइड्रोजोआ क्लास, मैं खाली ऐसे बोल दे रही हूँ बट आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। ये बेसिकली इसमें जो है इनके अंदर, ये वाले क्लास के अंदर मैक्सिमम टाइम पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजोआ मतलब कि पानी में रहने वाले एनिमल है, पानी में तो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही रहते हैं। तो इस क्लास में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? दोनों ही है। और ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मराइन वाटर में। फ्रेश वाटर का एक ही एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो सिलेंट्रेटा है वो कहाँ पाया जाता है, तो बाय नेचर क्या है? एक्वेटिक, लेकिन फ्रेश एंड मराइन। तो फ्रेश वाटर में होगा हाइड्रा, हाइड्रा को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे मैक्सिमम क्या होंगे? मराइन। तो हाइड्रा, फ्रेश वाटर, पॉलिप। ओबेलिया, ओबेलिया जो है वो क्या शो करता है? कॉलोनियल पॉलीमॉर्फिज्म। इट शोज कॉलोनियल पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि एक साथ ये फसेलिया के साथ भी रहता है। ओबेलिया का कॉमन नाम जो है वो है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है एक ऐसा टोपी की तरह एक शेल ऐसे बना लेता है, ऐसा लाइक दिस। अब ये जो शेल है एकदम ड्राई हो जाता है कोकोनट की तरह। और जो पोर्चुगीज लोग थे पहले के टाइम पे, जब बहुत बारिश होती थी तो ये एक हैट की तरह यूज़ करते थे, तो इसीलिए इसे बोला जाता है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ ओबेलिया। नेक्स्ट है फाइसेलिया, ये भी कॉलोनियल पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है और इसका कॉमन नाम है सेल बाय विंड, देन वेलेला एंड देन मिलीपोर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सब के सब आते हैं इसके अंदर। एंड ये जो है इतना चारों 2, 3, 4, 5 दे ऑल आर मेड्यूसा। अब यहाँ पे है सेकेंड क्लास जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा ही पाया जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, इसमें फ्रेश वाटर नहीं है। और इसके एग्जाम्पल में आता है ओरेलिया, जिसे मून जेली कहते हैं, राइजोस्टेमा, जिसे सिर्फ प्लेन जेलीफिश कहा जाता है। और इसका नाम राइजोस्टोमा इसके लिए बड़ा क्योंकि ये अकेला नहीं रहता है, बहुत सारे जेलीफिश साथ में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सारा मुंह है उसके पास, बहुत सारा ओपनिंग है, इसके लिए इसका नाम पड़ा राइजोस्टोमा। स्टोमा मतलब माउथ एंड राइजो मतलब होता है मैनी माउथ। नेक्स्ट आता है कोराल। हमने देखा है कोराल रीफ जो है जो प्रेजेंट होता है सी डेप्थ में, बहुत सुंदर होता है और हम देखने भी जाते हैं सी डाइविंग के लिए, जब भी जाएं तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो जो कोराल है डिफरेंट कलर का, वो बनता कैसे है? अब अगर फ्लोटिंग फॉर्म होगा तो कोराल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कोराल कब बनता है? जब उसका स्केलेटन जो है वो इकट्ठा होने लगेगा, एक पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अभी इतना छोटा सा एनिमल है, एक से तो बनेगा नहीं, बहुत सारे जब ये मर जाएंगे तब भी बनेगा। इसका मतलब क्या है कि एक ही जगह पर अटैच होगा, क्योंकि मूव करेगा तो हर जगह पे फैलता जाएगा और वो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर या रॉक जैसा स्ट्रक्चर कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उतना बड़ी कॉलोनी ही नहीं है। तो ये जो फॉर्म है कोराल जो बनाते हैं वो हमेशा पॉलीफॉर्म होता है। और ये इनके बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है, जिसके थ्रू ये क्या बनाता है? कोरल। तो एक नाम जो है उसका नाम है कोरेलियम रुब्रम, जो बहुत कॉमन है, लोग उसे अंगूठी के फॉर्म में भी पहनते हैं, मूंगा।
तो जो मूंगा होता है वो क्या होता है, इट इज़ वन पॉलीफॉर्म, इसका साइंटिफिक नाम है कोरेलियम रूब्रम। तो इसमें बेसिकली ये वो वाले कोरल्स हैं जो क्या है, एक्सोस्केलेटन होते हैं, जिन्हें कोराल बोलते हैं। वो मोस्टली पॉलीफॉर्म होते हैं, दे हैव एक्सोस्केलेटन्स। एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, जैसे सी एनिमल्स, एडेम्सिया, दे डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन। तो अगर आपको ऐसा आया कि कोरल कौन फॉर्म करता है, तो उसका एग्जाम्पल है पेनाट्यूला। मैं यहां लिख देती हूं, एक है पेनाट्यूला, इसका कॉमन नाम है सी पेन, पेनाचूला। देन कोरेलियम रूब्रम, सो कोरल फॉर्मिंग पॉलिप। तो ये सिर्फ पॉलिप है, ये कहाँ होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन। तो इसमें आया मिएंड्रिना। मिएंड्रिना का कॉमन जो नाम है उसको कहते हैं ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल जो है ये ब्रेन का शेप का दिखता है, इसके लिए इसका नाम ब्रेन कोरल पड़ गया, कॉमन नाम है इसका। दूसरा जो है वह है ट्यूबीपोरा। ट्यूबीपोरा जो है एक ऑर्गन पाइप होता है कुछ इस तरह का, आई ट्राई टू ड्रॉ। एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरह का, उसे ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो ये इस शेप का होता है, ट्यूबीपोरा नाम है इसका। देन हमने ऑलरेडी देखा पेनाट्यूला, सी पेन कहा जाता है। गॉर्गोनिया फैन का शेप का होता है ये, इसलिए इसे सी फैन कहते हैं। देन कोरेलियम रूब्रम, इट इज रेड कोरल, रेड कलर का होता है, इसका एक्सोस्केलेटन रेड कोरल। मूंगा, इसका कोरल से क्या बनता है, अंगूठी मूंगा, ठीक है। स्टोन होता है जो लोग शायद पीस के लिए और जिनको बहुत गुस्सा आता है वो लोग पहनते हैं ताकि शांत रहे वो। सो दिस इज कोरल फॉर्मिंग पॉलिप। और ये इसका एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जब वो मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसका बाहर का फॉर्म ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होने लगता है और एक रॉक फॉर्मेशन ले लेता है। क्या फॉर्म करता है, कोरल रीफ। जो ग्रेट बैरियर, कोरल रीफ ऑफ ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेंट्रेटा खत्म कर लिया है, हमने इसके सारे क्लासिफिकेशन देख लिए, एग्जाम्पल्स भी देख लिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसका कॉमन नेम याद रखें। सी फैन हो गया, सी पेन हो गया, कोरेलियम रूब्रम, मिएंड्रिना, स्पेसिफिकली वो सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। अगर आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एनसीईआरटी की बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं एटलीस्ट उतना आपको रटा होना चाहिए। आई वुड प्रेफर कि आपको सारा याद रहे, बट अगर आपको इसका याद नहीं हो रहा है, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी, तो आप एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल्स याद रखें जितने एनसीईआरटी में दिया है विथ देयर कॉमन नेम। लेकिन इसका जो बेसिक फीचर्स है वो तो आपको सारे आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिलेंट्रेटा फाइलम को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड फाइलम पढ़ेंगे, टीनोफोरा। थैंक यू।